पुस्तक का नाम श्रीमती एनी बेसेंट, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 5। मैडम ब्लावटस्की से भेंट। कुछ समय पश्चात संयोगवश इनके विचारों में परिवर्तन होने लगा। घटना इस प्रकार हुई कि इनके पास एक पुस्तक समालोचनाई आई, जिसमें अध्यात्म सिद्धांत और थियोसॉफी समाज का वर्णन था। थियोसॉफी का अर्थ है दैवी ज्ञान। इस पुस्तक में बतलाया गया था कि मनुष्य परमात्मा का अंश है और उसके भीतर एक दैवी तत्व विद्यमान है, जो लाखों योनियों में अनुभव प्राप्त करके और विकसित होकर वर्तमान अवस्था को पहुंचती है। ये तत्व भौतिक पदार्थों से अलग है और इसी की वृद्धि करते करते मनुष्य एक दिन नर से नारायण बन जाता है। हमारा ये पंच भौतिक शरीर भी उसी तत्व के विकास के अनुसार आकृति और गुण ग्रहण करता है। जिस प्रकार चित्रकार पहले अपने दिमाग में किसी चित्र की रूपरेखा खींचकर फिर उसे कागज पर उतार लेता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा के जैसे विचार भावनाएं होती हैं, वैसा ही शरीर भी उसे मिल जाता है। जब किसी प्राणी की पर्याप्त उन्नति हो जाती है, तभी उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। दूसरी बात जो इस पुस्तक में श्रीमती बेसेंट को विशेष महत्व की जान पड़ी, वह थी ब्रह्मचर्य। अभी तक वह इसे शारीरिक दृष्टि से ही मानती थी, पर इस पुस्तक में ब्रह्मचर्योक्त जीवन पर एक नया प्रकाश डाला गया था। उसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति में इसका अभाव है तो इसका कारण यही है कि पिछले जन्म में उसके विचार पशुतुल्य थे और इस जन्म में भी उनके शेष रह जाने से उसमें कामुकता की अधिकता पाई जाती है। भोग के लिए उसने मानो अपने विवेक को बेच दिया है और संसार की मुख्य मुख्य खराबियों की यही जड़ है। इस दैवी गुण को खो देना मनुष्य के लिए महान कष्टों का कारण होता है। इस कष्ट को मिटाने के लिए नकली उपायों का आश्रय लेना उचित है। इसका वास्तविक उपाय आत्मा को शुद्ध कर लेना ही है। हमको समझ लेना चाहिए कि वास्तविक चिकित्सा मन की होनी चाहिए, ना कि शरीर की। श्रीमती बेसेंट का ये बातें बहुत सारयुक्त जान पड़ी, जिससे उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया। वे अभी तक माल्थस संघ नामक संतान निग्रह का प्रचार करने वाली संस्था की सदस्य थी और इसकी कृत्रिम उपायों के संबंध में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। पर अब मैडम ब्लावटस्की के आध्यात्मिक उपदेशों को पढ़कर इन्होंने इन सब कार्यों को त्याग दिया। उस पुस्तक के दूसरे संस्करण को प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कई प्रकाशक इनको हजारों रुपए दे रहे थे, पर अब जब इन्होंने उस रास्ते को ही गलत समझ लिया तो उसके प्रचार में कैसे सहयोग दे सकती थी। मजदूर आंदोलन में सक्रिय भाग। उस समय इंग्लैंड के मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। पूंजीवादी उस समय यौनावस्था पर था और कारखाने वाले अधिक से अधिक माल बनाकर संसार के बाजारों पर अपना कब्जा करने की धुन में बहुत अधिक सर्वपरता से काम ले रहे थे। आज भारतवर्ष भी 9-10 घंटे से अधिक किसी मजदूर से काम लेने का नियम नहीं है, पर उस समय इंग्लैंड में 24 घंटे काम कराया जाता था और उसके बदले जो मजदूरी मिलती थी उसमें पेट भर भोजन भी मुश्किल से ही मिल पाता था। इस अवस्था को देखकर अनेक न्यायपरायण और मानवतावादी व्यक्ति इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि जब अमीर लोग मजदूरों का खून चूसकर मौज उड़ाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, तो मजदूर भी संगठन करके अपने अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा क्यों ना करे। उनको आंदोलन करके राज्य से अपनी रक्षा और न्यायोचित मांगों की पूर्ति कराने का प्रयत्न करना चाहिए। जस्ता के कारखाने में स्त्री मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय थी। उनको वहां 14 घंटे तक कठिन काम करके थककर चकनाचूर हो जाना पड़ता था। फिर वहां से आकर घर का काम भी करना पड़ता था। वे बड़ी दुखी थी और कारखाने के प्रबंधककर्ताओं के व्यवहार की शिकायत करती थी। उनको सलाह दी गई कि अपना एक संगठन बनाकर एक साथ अपनी मांग मालिकों के सामने रखनी चाहिए। अगर वे उस पर ध्यान न दें तो हड़ताल कर देनी चाहिए। जब उनका नुकसान होगा तो झक मारकर मजदूरों की मांगें स्वीकार करेंगे। इस प्रकार उदार और मानवीय अधिकारों से प्रेरित विचार उस समय अनेक न्यायपरायण
और समतावादी सज्जन प्रकट करने लगे थे। इनमें हाइंडमैन, बर्नार्ड दर्शा, विलियम मॉरिस आदि जैसे महानुभाव थे, जिनका नाम आज समाजवाद की जड़ जमाने वालों के रूप में लिया जाता है। इन्होंने इंग्लैंड में फैबियन सोसाइटी नाम की संस्था खोल रखी थी, जो जनता में सामान्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करती थी और मजदूरों में आंदोलन करती रहती थी। श्रीमती बेसेंट भी गरीब मजदूरों की दुर्दशा को देखकर बड़ी दुखी होती थी और उनके लिए श्री ब्रेडलाके के साथ हर तरह का प्रयत्न करती रहती थी। उन्होंने जब फैबियन सोसाइटी के कामों को देखा तो उसको मजदूरों के लिए अधिक हितकारी और दृढ़तापूर्वक काम करने वाला पाया। यद्यपि श्री ब्रेडला और उनके स्वतंत्र दल वाले मजदूर के हितैषी थे और समाज सेवा के रूप में उनकी अनेक प्रकार से सहायता करते रहते, पर फैबियन सोसाइटी वाले सोशलिस्ट समाजवादी इस कार्य को एक राजनैतिक आंदोलन के रूप में करते थे और उनका मुख्य शस्त्र हड़ताल था। इन लोगों में कई अराजकतावादी भी थे, जो मौजूदा सरकार के बिल्कुल हटाकर गरीब और अमीरों को समान अधिकार दिए जाने का प्रतिपादन करते थे। इस प्रकार स्वतंत्र दल वाले और सोशलिस्ट दोनों ही मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे, पर कार्यप्रणाली की भिन्नता के कारण एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। सन 1883 में श्रीमती बेसेंट का इस आंदोलन से विशेष रूप से परिचय हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि इसमें सम्मिलित होकर गरीबों की दशा सुधारने का प्रयत्न अधिक जोरों से करना चाहिए। पर जब तक ये जिन श्री ब्रेडला के साथ काम कर रही थी वे सोशलिस्ट नहीं थे, वरन अनेक बातों से में उनका साम्यवादियों के साथ बहुत कुछ मतभेद था। इसलिए सोशलिस्टों के साथ मिलकर काम करने पर श्री ब्रेडला छोड़ना पड़ता था। आरंभ में तो उनको यह परिस्थिति बड़ी कष्टकार जान पड़ी, पर गरीबों के साथ उनके हृदय का इतना धार्मिक स्थान था कि अंत में ये श्री ब्रेडला से पृथक होने के भी तैयार हो गई। फैबियन समाज में जिस मनोभाव को लेकर आई और उसका वर्णन करते हुए उन्होंने स्वयं एक स्थान पर लिखा है, औरों के समान मैं भी इन दुर्दशाग्रस्त और अपेक्षित मजदूरों की सहायता करने लगी। इन अभागों के नाले नालियों के समान गंदे घरों में घुसकर मैं सोचती कि क्या इस रोग की कोई औषधि नहीं है? क्या ये गरीब अमीर का भेद सदा ऐसे ही बना रहेगा? मेरा विश्वास था कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। दरिद्रता का मुख्य कारण अज्ञान और दूषित सामाजिक संगठन है। यदि मजदूरों के बच्चों को रहने के लिए अच्छा स्थान मिले, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, पढ़ने लिखने की ठीक व्यवस्था की जाए तो आगे चलकर ये भी सभ्य और सुरक्षित नागरिक बन सकते हैं। पर इनको अपने माता पिता के साथ ऐसी अत्यंत गरीबी और गंदगी में रहना पड़ता है कि उन्नति के सब रास्ते रुक जाते हैं और जो थोड़ी बहुत शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं वे भी प्रभावहीन हो जाती हैं। पर फैबियन सोसाइटी के आंदोलन का सफल होना भी सहज न था। उस समय सरकार में पूरी तरह अमीरों का बोलबाला था और सारा संसार उनकी मुट्ठी में रहता था। इसलिए मजदूर आंदोलन में भाग लेने वाले राजद्रोही समझे जाते थे और उनके साथ बड़ा नादरपूर्ण व्यवहार किया जाता था। फिर श्रीमती बेसेंट ने इस नए संगठन में शामिल होकर जोर शोर से मजदूरों में काम करना शुरू किया। इनको आंदोलन संबंधी अनुभव पहले से ही था, इसलिए सभा समाजों में इनके भाषण का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता था। उन्होंने मजदूरों को समझाया कि वे पार्लियामेंट के चुनावों में अपने साथ सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों को ही वोट दें। जब कभी ऐसा अवसर आए तो भाषणकर्ता से यही प्रश्न करें कि वह गरीबों की दशा सुधारने में क्या काम करेंगे। मजदूरों को अपने हितैषियों को ही पार्लियामेंट में अधिकाधिक संख्या में भेजना चाहिए, जिससे वहां वे उनकी दशा में सुधार करने वाले कानून बनवा सकें। उन दिनों रूस में भी मजदूर आंदोलन बहुत जोरों पर था और वहां की निरंकुश सरकार न्याय की मांग करने वालों का घोर दमन कर रही थी। रूस राजनीतिक कैदियों पर राक्षसी अत्याचार किए जाते थे और उनको साइबेरिया के रेगिस्तान में ठंड में गलने के लिए भेज दिया जाता था। बहुतों को देश निकाला भी दे दिया गया था।
इन अत्याचारों का समाचार फैलने पर इंग्लैंड में सहायता के लिए एक कमेटी बनाई। इस प्रकार के आंदोलन में भाग लेना और उस समय बड़े साहस की बात थी। यह सभा श्रीमती बेसेंट के मकान पर ही की गई। मजदूर आंदोलन में सहायता देने के लिए श्रीमती बेसेंट ने अवर कॉर्नर नाम का अखबार निकाला आरंभ किया, जिसमें कारखाने वाले के अन्यायपूर्ण कार्यों और सरकारी दमन के समाचार रहते थे। इसमें इन्होंने मालिकों की दूरभिसंधियों का भंडाफोड़ करते हुए बतलाया कि कारखाने वाले जिस प्रकार बन पड़ता है, मजदूरों की मजदूरी घटाने की चेष्टा करते रहते हैं। जो कोई उनका विरोध करने की हिम्मत करता है, उसे उसी दम निकाल दिया जाता है। इससे देश में बेकारों की संख्या बढ़ रही है और देश भर में अशांति का वातावरण तैयार हो रहा है। उस समय एक मजदूर ने निराशा के भाव से इनसे कहा था, अब हम इस दशा को सहन नहीं कर सकते। हम काम करते हुए भूखों मरते हैं, तो काम किए बिना ही क्यों ना भूखों मरा जाए। सरकार भी इस काम में मालिकों का साथ देती थी, क्योंकि उस समय अमीरों की ही सरकार थी। फेबियन सोसाइटी इस संबंध में मजदूरों में पहले से ही आंदोलन कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि जब मजदूरों में ज़्यादा जोश बढ़ गया तो पुलिस ने सोशलिस्टों की सभाओं को सार्वजनिक स्थानों में होना रोक दिया। ऐसी सभाओं में पुलिस डंडा का प्रयोग करके दर्शकों को तितर बितर कर देती थी। इस अवसर पर श्रीमती बेसेंट अद्भुत साहस का परिचय दे रही थी। सरकार और स्वतंत्र विचार दल दोनों उनके विरोधी हो रहे थे, फिर भी वे निरंतर मजदूर संगठन का काम बढ़ाती रहीं। उन्होंने प्रत्येक शहर के कुछ लोगों की एक ऐसी नामावली तैयार की जिनका काम गिरफ्तार होने वाले मजदूर नेताओं की जमानत देकर छुड़ा लेना था। इसके साथ ही मुकदमा लड़ने के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई गई। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने से मजदूरों में तेजी के साथ आंदोलन बढ़ने लगा। इसी वर्ष लंदन में खूनी रविवार की प्रसिद्ध घटना हुई। इंग्लैंड के गृह विभाग के मंत्री के यह आश्वासन देने पर भी कि मजदूर खुले स्थानों में सभा कर सकते हैं, 23 नवंबर को ट्रैफलागर स्क्वायर में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। यह निश्चय किया गया कि शहर की सभी मजदूर संस्थाएं अपना अलग अलग जुलूस बनाकर सभा स्थल पर आवे और अगर पुलिस इस कार्य में हस्तक्षेप करे तो उसके विरोध में सत्याग्रह करें। पर जब सभा स्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई तो एकाएक पुलिस के घुड़सवारों ने हमला कर दिया। अनेक व्यक्ति घोड़ों से कुचले और भालों से मारे गए। यह देखकर श्रीमती बेसेंट ने लोगों को लौट जाने की घोषणा कर दी, तो भी कितने ही लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। इस घटना का सभी न्यायशील लोगों ने जनता के साधारण न्याय का युद्ध बतलाया और चारों तरफ सरकार और पुलिस की निंदा होने लगी। जनता ने पुलिस का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया। पुलिस भी इनके साहस को देख दंग रह गई। अब सरकार को भी अनुभव होने लगा कि यदि दशा अधिक समय तक बनी रही तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए कुछ दम दिलासा की बातें कहकर उस घटना के जिम्मेदार पुलिस अफसर का तबादला कर दिया गया। अब फेबियन समाज ने अपने आंदोलन को क्रियात्मक रूप देना आरंभ कर दिया। उसकी एक सदस्य ने अपने भाषण में यह सुझाव पेश किया कि हम सबको उन्हीं दुकानों से माल खरीदना चाहिए जहां मजदूरों को उचित वेतन देने वालों कारखानों को बेचा जाता है। इसके पश्चात दूसरे वक्ता ने बतलाया कि दिया सलाई बनाने वाले ब्रिवोट एंड में कारखाने में इतना अधिक मुनाफा होता है कि 64 रुपये का शेयर इस समय 270 रुपये का मिल रहा है। पर मजदूरों की ऐसी खराब हालत है कि एक मजदूर लड़की को सप्ताह में 3 रुपया दिया जाता है, जिसमें 1.5 रुपया कमरे का किराया दे देना पड़ता है। शेष 1.5 रुपये में वह 7 दिन कैसे खाते पीते होगी। यह विचारणीय विषय है। इन सब बातों को श्रीमती बेसेंट ने लंदन में सफ़ेद गुलामी शीर्षक लेख में प्रकाशित कर दिया और लोगों से इस कंपनी की दियासलाइयों को काम न लेने की अपील करी। इस पर कंपनी ने मानहानि का मुकदमा चलाने की धमकी दी, पर श्रीमती बेसेंट ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को बराबर चलाती रही।
इस बीच में उस कारखाने की 3 मजदूर औरतों ने आकर खबर दी कि हमसे कहा जाता है कि तुम एक कागज पर दस्तखत कर दो कि हमारी अवस्था संतोषजनक है, हमको कोई कष्ट नहीं है। श्रीमती बेसेंट की बातें झूठी हैं। आपने हमारे हित के लिए आवाज़ उठाई है, हम आपके विषय में झूठी बात कैसे कह सकते हैं। कंपनी वाले हमको इसके लिए बार बार परेशान कर रहे थे। जब हमने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने हमारे मुखिया को बर्खास्त कर दिया। इस घटना के बाद यह आंदोलन ऐसी जोर से भड़का कि कंपनी 2800 मजदूर स्त्रियों ने एक साथ हड़ताल कर दी। इस घटना को लेकर श्रीमती बेसेंट ने ऐसा धुआंधार आंदोलन आरंभ किया कि हड़तालियों की हर तरफ से सहायता की जाने लगी। श्री ब्रेडले ने भी इस संबंध में पार्लियामेंट में अनेक प्रश्न किए। हड़तालिकाओं का एक प्रतिनिधि मंडल पार्लियामेंट के अन्य उदार मेंबरों से मिला। मजदूरों में दृढ़ रही। इससे अंत में कंपनी को झुकना पड़ा और अधिक मजदूरी, काम करने का काम समय, जुर्माना की प्रथा बंद आदि मांगे आपको स्वीकार करनी पड़ी। स्वयं अभावग्रस्त स्थिति में रहकर भी गरीब, अन्यायों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दिन रात परिश्रम करना तथा सत्ताधारी लोगों के विरुद्ध का खतरा भी उठाना बेसेंट जैसे निस्वार्थ समाज सेवियों का काम होता है। हम सबको भी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में इसी प्रकार का मनोभाव रखकर प्रविष्ट होना चाहिए। इसमें लाभ, यश अथवा प्रभाव बढ़ने की भावना रखना स्वार्थ युक्त मनोवृत्ति का प्रमाण है। ऐसे व्यक्ति न तो जनता का विशेष हित कर सकते हैं और न स्वयं भी इस क्षेत्र में ऊंचा स्थान पा सकते हैं। इसलिए जनता के सेवकों को श्रीमती बेसेंट के चरित्र से यह शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए कि वे मार्ग की कठिनाइयों से कभी विचलित न हो और उद्देश्य की पवित्रता का सदैव पूरा ध्यान रखें। इस प्रकार कार्य करने वालों को अंत में अवश्य सफलता मिलती है।